हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्णकली भाग 5 मेरी यानी वंदना त्रिपाठी की आवाज़ में। अब क्या होगा रोजी, कहाँ रहूँगी मैं? चिंता क्यों करती हो पन्ना? सच्चा आनंद केवल सेवा व्रत में है। जब तक मैं हूँ तुम चिंता किस बात की है? पर पन्ना को आज पहली बार अपने दायित्व का आभास हुआ था। वह क्या अब अकेली थी? फिर अकेली भी होती तो क्या रोजी के साथ कुष्ठाश्रम में रह पाती? क्या वह उस रोजी की भांति महान हो सकती थी जिसे स्वयं अपने हाथों से विवत्स कुष्ठ रोगियों के हाथ पैरों के व्रण धोते हुए कई बार देख चुकी थी? एक बार रोजी ने बड़ी स्वाभाविकता से कहा था, पार्वती की आंखों में दवा डाल देना पन्ना। और वह बैठी नाक झड़ी उंगलियों और पलकहीन उन बड़ी आंखों को देखकर घृणा से सिहर उठी थी। बड़ी चेष्टा से उसने बिना पलकों की उन आंखों में दवा डाली थी और घर आकर उंगलियों को खूब रगड़कर डिटॉल से धोने पर भी उसकी सिहरन नहीं गई थी। आज उसी पार्वती की पुत्री के लिए भोग विलासपूर्ण समस्त सामग्री को स्वेच्छा से ही ठुकराकर वह चली गई थी। उसने कहा था, मेरे पास बैंक में 20,000 रुपये पड़े हैं, शायद 5-7 हजार का गहना निकल आए। क्या तुम सोचती हो इतने में मैं कली को पढ़ लिखा कर ठिकाने लगा सकूंगी? बहुत समय है पन्ना, अभी क्यों घबरा रही हो? रोजी ने उसकी पीठ थपथपाकर एक बार फिर उसे अपने मृदुल आश्वासन में बांध लिया था। रोजी का आश्वासन व्यर्थ नहीं था। वह चतुरा विदेशनी पहले ही दोनों बहनों के संभावित मनोमालिन्य को सूंघ चुकी थी। पन्ना तो उसकी सूझबूझ देकर दंग रह गई थी। नैनीताल के सीमांत पर बसी देवदार कोठी को पूरे साल भर का किराया देकर रोजी ने उसके लिए 2 महीने पहले ही बुक करा लिया था। मैं जानती थी एक न एक दिन तुम मेरे पास ही आओगी, और फिर अपनी इस सुंदर धरोहर को क्या मैं कुष्ठाश्रम में रख सकती? इस एकांत में तुम स्वयं चाहने पर ही किसी से मिल सकती हो। उसके लिए भी तुम्हें 1 मील नीचे उतरना होगा। तुम्हारे सबसे निकट रोज विलेयर्स, वहाँ मेरे मित्र बिशप लिया रहते हैं। उसके नीचे उस लाल छत वाले बंगले में एक पहाड़ी परिवार रहता है। बड़े बड़े लोग हैं। मैं उनसे भी कह दिया है तुम्हें देखती ही रहेंगी मिसेज जोशी। पर मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी रोजी? पन्ना को उस विराट बंगले में किसी बड़े जहाज के केबिन जैसे कमरे काट खाने को दौड़ रहे थे। कली का स्कूल इतनी दूर था और रोजी का कहना था कि वो लाड प्यार में इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे बोर्डिंग में ही रखना पड़ेगा। कभी कभी होम लीव मिलने पर वो पन्ना के पास आकर रह सकती थी। कुछ दिनों तक मैं तुम्हारे पास आकर रहूँगी, और यदि तुम मेरे पास ही आकर रहना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था पन्ना, उस सेवा व्रत से बढ़कर तुम्हारे कठिन असाध्य मानसिक रोग की कोई और औषधि नहीं हो सकती। उत्तर में पन्ना ने सिर झुका लिया। क्या रोगी के उस महासेवा व्रत के लिए वो कभी अपने अविवेक लंपट चित्त को मना पाएगी? कली के जीवन का इतिहास रेवरेंड मदन में छिपा नहीं था। रोजी उन्हें सब कुछ बता चुकी थी। उन तपस्वियों के दरबार में मिथ्या भाषण नहीं चलता पन्ना। मैं बात बनाकर कह देती तो शायद स्वयं मेरा ही जिक्र गवाही नहीं देता। मदन ने सरनेम के लिए पूछा तो मैं समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ, क्या लिख दूँ, खान या मजुमदार? मजुमदार ही लिखना रोजी, क्या पता तभी वो खान नाम ही उसके विवाह मार्ग में रोड़ा बनकर अटक जाए। रेवरेंड मदर ने केवल एक ही कड़ी शर्त रखी थी, बिना कली की रक्त परीक्षा के हुए उसे बोर्डिंग में नहीं लेंगे। किंतु कली का रक्त भी उसके सुंदर निर्दोष चेहरे की बात निर्दोष निकला था। कली के बोर्डिंग में जाने पर पन्ना को उस भाई भाई करती विराट कोठी की रिक्तता का आभास हुआ। आसपास कहीं भी कोई बंगला नहीं था। कोई रात आधी रात आकर गला भी घोट दे तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ये सब पहाड़ में नहीं होता पगली, रोजी ने उसे आश्वासन दिया। मैंने जानबूझकर ही तुम्हारे लिए बंगला छाटा है। जिस दलदल से तुम निकल करके आई हो और उन्होंने तुम्हें वहाँ से निकलते देखा है, उनमें से किसी की भी दृष्टि तुम पर नहीं पड़े, यही सोचकर मैं तुम्हें यहाँ लाना हूँ। मैं जानती हूँ कि जिस कोलाहल में तुम्हें रहने का अभ्यास है उसके बाद तुम्हें यहाँ मौत का सा सन्नाटा लगेगा। पर एक नए जीवन का सृष्टि के लिए माँ को कितनी मर्मांतक यातना सहनी पड़ती है, इसका तो तुम्हें अनुभव है ना। कांच के नीले बटन किसी उस विदेशनी की स्निग्धा नीली आंखों में कैसी अनुभूत वेदना की झलकती। क्या रोजी ने भी ऐसी वेदना सही होगी? क्या उसने भी कभी किसी निष्ठुर प्रेमी की ठोकर खाकर सेवा व्रत की उस क्षुरस्य धारा पर चलना स्वीकार किया होगा?
आज तक कभी भी पन्ना ने उसके जीवन के अंतरंग कक्ष का पर्दा उठाकर झांकने की धृष्टता नहीं की थी। क्यों रोजी, क्या कभी भी तुम्हें अपने स्वदेश की याद नहीं आती? एक ही बार उसने पूछा था। मेरा स्वदेश मेरा आश्रम है पन्ना। हंसकर दिए गए उसके उस उत्तर ने पन्ना की जिज्ञासा का अंत कर दिया था। जाने से पहले रोजी ने उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव भी दोहराया था। तुम चाहो तो अल्मोड़ा शहर में भी आकर रह सकती हो, पर यहाँ रहने पर तुम्हें एक एक कदम फूक फूक कर धरना होगा। अब तुम पीली कोठी की पन्ना बाई नहीं, कली की माँ हो। मैं यहीं रहूंगी रोजी। मुझे तो अब लगने लगा है जैसे विधाता ने इस अरण्य स्थित देवदार की सृष्टि ही मेरे लिए की थी। हुमायूं के नर बच्चियों को पिस्सों की भांति मसलने वाले प्रख्यात शिकारी जिम कॉर्बेट का बनाया यह बंगला उसी के दुस्साहसी व्यक्तित्व का आवास बनने के उपयुक्त था। संध्या होते ही वहाँ सियारों की पूरी बिरादरी जुट जाती। पहाड़ में मोटे अजदय नहीं होते, यही रोजी सुनती आई थी। पर एक दिन वह पन्ना के साथ टहलने निकली तो रोडी डेड्रान के मोटे तने से लिपट कर विकराल पायथन को देखकर थरथर कांपने लगी थी। पेड़ के तने से भी मोटी चिकनी देह को वह पहाड़ की छड़ी धूप छांव में उलट पुलट कर सुता रहा था। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती पन्ना। बाप रे बाप, लगता है जिम कॉर्बेट अपनी पुस्तक के जीते जागते सब इलस्ट्रेशंस यहीं छोड़ गया है। कोई भी चौकीदार वहाँ आने को राजी नहीं हुआ था। नहीं मेम साहब, कॉर्बेट साहब के महीने में तो 5 ही बजे से भालू नाचने लगते हैं। और वैसे डराना तो नहीं चाहिए। बूढ़ा माली रोजी को बंगले का पूरा अलसप्त इतिहास बता गया। बंगला बुतहा भी है। एक बार 100 रुपये महीने पर मैं यहाँ की चौकीदारी करने को आया। एक पंजाबी ने बंगला खरीदा था। बोला जिस कमरे में जैसे चाहो वैसे रहो, कोई काम न धंधा, बस दिन भर खाना पीना और सोना। सिर्फ 2 महीने के लिए गर्मियों में शुद्ध साहब आता। पर बाप रे बाप, पहले ही दिन रात के 9 भी नहीं बजे थे, हाथ में बंदूक लिए शिकारी साहब का परेड और पीछे पीछे चिघाड़ते तराई के हाथी, हिमालय के भालू और पुमायूं के आदमखोर। कौन करेगा इस बंगले में चौकीदारी? पर पन्ना की निर्भीक हंसी देखकर रोजी दंग रह गई। क्यों घबरा रही हो रोजी? कैसे कैसे अकड़बाज साहबों से पाला पड़ चुका है। तुम निश्चिंत रहो, मैं खूब मज़े से रह पाऊंगी। सचमुच ही उस भीड़ बन में पन्ना ने सुदीर्घ 10 वर्ष काट दिए। न वह किसी से मिलती जुलती, न भूल से भी किसी को चिट्ठी लिखती। कभी कभी रोजी का मित्र बूढ़ा फ्रेंच पादरी बिशप लिया उससे मिलने चला आता। महीने में एक बार रोजी आकर उसके साथ 2-3 दिन की छुट्टियां मना जाती। इस वर्ष कली सीनियर कैम्ब्रिज कर लेगी और मैं चाहती हूँ पन्ना कि अब वो तुम्हारे साथ रहकर भी यहीं पढ़े, रोजी ने कहा था। वो कली की प्रगति से बहुत संतुष्ट नहीं थी। देखने में असाधारण रूप से सुंदरी होने के गर्व का विषय शायद उस दम्भी लड़की की रक्त मंजा में घुल गया था। कुछ दिन पहले रेवेंडर मदर ने रोजी को एक लंबी चिट्ठी लिख भेजी थी। ये तुम्हारी बात न होती तो मैं इसे कब का हटा दिया होता। लड़की की बनने संवरने में जितनी रुचि है उसकी आधी भी यदि पढ़ने में होती तो यह हमारे कॉन्वेंट का नाम उज्जवल करती। ऐसी प्रखर बुद्धि की छात्रा हमारे कॉन्वेंट में अरसे से नहीं आई, पर इस नन्हे प्रखर मस्तिष्क की कुटिल चाल देखकर मैं सहसा विश्वास ही नहीं कर पाती कि यह भोली वर्जिन मेरी के से चेहरे वाली बच्ची ऐसा कर सकती है। हमसे कहा त्रुटि हो गई, क्योंकि अपने बचपन से लेकर अपनी किशोरावस्था तक की एक एक सीढ़ी यह हमारी ही उंगली पकड़ कर चढ़ी है। मुझे लगता है जैसे अस्वाभाविक रूप से प्रखर इसका मस्तिष्क है, वैसी ही दैवी सूक्ष्म दृष्टि भी इसे विधाता ने दी है। शायद उसी अद्भुत शक्ति से इसने जान लिया है कि इसके जन्म के पीछे कोई रहस्य अवश्य है। जब ये छोटी थी तब बार बार मुझसे पूछती थी, मदर सबके डैडी स्कूल स्पोर्ट्स में आते हैं, हर बार मेरी मम्मी ही अकेले क्यों आती हैं? मैं उसे क्या उत्तर दे सकती थी? मैंने तुमसे उसी दिन कहा था रोटी, एक न एक दिन यह प्रश्न वो अवश्य पूछेंगी। फिर धीरे धीरे उसने जैसे स्वयं ही उत्तर पा लिया। एक बात और भी है, मिसेस मजुमदार से उसे सब कुछ मिला, थैला भर चॉकलेट्स, पुस्तकें, फ्रॉक, गुड़िया और भी बहुत कुछ, पर एक ही वस्तु उसे तुम्हारी सखी नहीं दे पाई, माँ का प्यार। घर जाने की होम ड्यू मिलने पर भी वह विचित्र लड़की घर नहीं जाना चाहती। अपने जन्म की अनजान पिता की उस उलझी गुत्थी को सुलझाना चाहती है, पर सुलझा नहीं पाती, और वही तनाव इसे अस्वाभाविक रूप से क्रूर, हृदयहीन, विद्रोहिणी बना रहा है। कई बार इसके बक्से से 7 की लड़कियों की घड़ियां बरामद हुई हैं। लिपस्टिक, रूज, विदेशी परफ्यूम पता नहीं कहाँ कहाँ से जुटा लेती है। मुझे लगता है इस सुंदर कठपुतली की कमर में
बंधे दो धागों में से एक मेरे हाथ में है और दूसरा स्वयं विधाता के। चाहने पर भी उसे खींच कर न तुम इसे अनुशासन में बांध सकती हो और ना मैं और ना इसकी माँ। इस वर्ष मेरा कठिन दायित्व तुम्हारे और इसकी माँ के कंधों पर पड़ रहा है। ईश्वर तुम्हें धैर्य और दे और इसे सद्बुद्धि दे। रेवेंडर्स मदर। पत्र पढ़कर रोजी ने फाड़कर फेंक दिया। पन्ना से उसने कुछ भी नहीं कहा। क्या पता इसी पत्र को पढ़कर माँ बेटी के बीच पल पल बढ़ता जा रहा मनोमालिन्य और भी बढ़ उठे। बरसों पूर्व की पार्वती की लोलुप दृष्टि की स्मृति रोजी को दंश दे उठी। मेज पर लापरवाही से पड़ा उसका रुपया, टॉर्च, रोगड़ियों की सुप्तावस्था में गले से गायब हुई कई चांदी की जंजीरें, यहाँ तक कि रोगियों के कोटों के बटन और सेफ्टी पिन भी वह चतुर्दशी कन्या एक आलिंगन में साफ कर देती थी। और जब अपराधिनी को पकड़कर रोजी के पास लाया जाता, वो अपनी निर्दोष हंसी और निष्पाप बड़ी आंखों की मूठ चलाकर सबको परास्त कर देती। हाय राम मेम साहब, मैं क्या करूँगी चांदी की जंजीरों का? लो तलाशी ले लो ना। और कड़ी से कड़ी तलाशी लेने पर भी एक धेला भी कहीं बरामद नहीं हो पाता था। आज उसी पार्वती का इतिहास क्या उसकी पुत्री दोहराने लगी थी? कई बार रोजी के जी में आया वो पन्ना से सब कुछ कह दे, पर क्या कहने भर से पन्ना उसे साथ पाएगी। बोर्डिंग में कल ही अपनी पढ़ाई समाप्त कर लौटी तो उसने आते ही मुंह फुला लिया। इतनी दूर से भला कोई रोज नीचे उतर सकता है? पता नहीं तुम यहाँ कैसे अकेली रह जाती हो माँ। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं फैजाबाद चली जाऊँगी। हैदराबाद? आश्चर्य से पन्ना उसे देखती रह गई। वहाँ कौन है भला? वाह, विवियन के पापा वहाँ के डीएम हैं। खूब मज़ा आएगा। हम दोनों पापा के साथ दौरे पर जाएंगे। उसके पापा शिकार के भी शौकीन हैं। लिखा है हमें डक शूटिंग के लिए भी ले चलेंगे। पन्ना स्वभाव से ही शांत थी, पर उस उद्दंड किशोरी की मनमानी योजना सुनकर बौखला गई। कली, जिस किसी के ऐसे वायदे तुम पर कैसे कर लिए? कौन है तुम्हारी ये विवियन और कौन है उसके पिता? ऐसे अनजान लोगों के बीच में तुम्हें क्यों कभी भेज सकती हूँ? अच्छा माँ, विवियन के पिता कौन है यह तो तुम नहीं जानती, पर मेरे पिता कौन है तुम यही भी नहीं जानती? सामने कुर्सी पर बैठी हुआ अबाध उद्दंड किशोरी दोनों पैर कुर्सी पर खींचकर दुष्टता से मुस्कुराने लगी। पन्ना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या किसी ने कुछ कह दिया था इस छोकरी से? पर कहेगा कौन? उसके जीवन का रहस्य केवल 4 ही प्राणियों तक सीमित था। रोजी, स्वयं वह, रेवेंडर मदर और रोजी की बहन मदर ओनीला। उन चारों में से कोई भी कभी उस रहस्य को प्राण रहते उद्घाटित नहीं होने देगी। तब कल क्या तुमने स्कूल में यही सब सीखा है? गुरुजनों से कैसे बोलते हैं ये क्या अब तक नहीं सीख सकी हो तुम? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो माँ। आज मैं बिना सुने नहीं उठूँगी। रोजी आंटी से पूछना व्यर्थ है। बड़ी गुन्नी है बुढ़िया। साथ ही लड़कियों के एल्बम देखती हूँ तो जल बुनकर रह जाती हूँ। एक एक पेज पर उनके माँ बाप जड़े हैं और तुम्हारे कमरे में आज तक मैंने अपने अभागे बाप की एक तस्वीर तक नहीं देखी। कृष्ण कली मजुमदार, नाम तो तुमने इतना सुंदर रख दिया माँ, पर यह मुझे मजुमदार बनाने वाला आखिर है कौन? कली, पन्ना ने बड़े साहस से उसकी बड़ी बड़ी विद्रोही आंखों की ओर अपनी गंभीर दृष्टि निबद्ध कर दी। तुम्हारे नाम के पीछे कोई मरीचिका नहीं है। तुम्हारे पिता से मेरी नहीं बनी और हम दोनों अलग हो गए। अब वो कहाँ है, क्या करते हैं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम आज तक बोर्डिंग में थी, इसी से न कभी ये प्रसंग उठा न उठाया गया। पर कली, सच कहना बेटी, क्या मैंने कभी तुम्हें पिता का अभाव फटकने दिया? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो तुमने मांगी और मैंने नहीं दी? स्वयं तुम्हारी रेवेंडर महतर कहती थी, मिसेस मजुमदार, इतना दे देकर लड़की को आप बिगाड़ रही हैं। तुम्हारे प्रत्येक जन्मदिन पर क्या 10-10 पाउंड का केक बनाकर नहीं भेजा मैंने? तुमने घड़ी मांगी, मैंने अपनी घड़ी खोलकर तत्काल तुम्हें भिजवा दी, फिर भी तुम बराबर बड़बड़ाती ही रही। कुर्सी पर बैठी दोनों सुडोल पर हिलाती कली दुष्टता से मुस्कुरा उठी। अच्छा माँ, तुम ही बताओ, वो घड़ी थी या घड़ा? न जाने कहाँ से बाबा आदम के ज़माने की घड़ी तुमने निकाल कर भेज दी और फिर यह सोचने लगी कि मैं घड़ी की तारीफों के पुल बांध दूँ। यह कली से कमी नहीं होने का। मैं पिछली बार मदर से मिलने गई तो तुम्हें लगा हुए तुम्हारे स्वभाव से कुछ दुष्ट है। कहने लगी, मिसेस मजुमदार, आपकी लड़की बड़ी डिफांट होती जा रही है। अच्छा, ऐसा कहा मदर ने? कली की शोक आंखों में विद्रोह की तरंगें जांचने लगी। यह कोई दुर्गुण है क्या माँ? मदर क्या चाहती हैं कि मैं चुपचाप उनकी धमकी सहती रहूं? छोड़ो माँ, क्यों इस सड़ियल बंगले में मनहूसियत बढ़ा रही हो? सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ा घूम घाम लिया जाए। वह निर्लज्जता से हंसकर शरीर से चिपकी जींस के ऊपर स्पोर्ट्स शर्ट की सिलवटें हाथ से ठीक कर सर से बाहर निकल गई। कहाँ जा रही है, कब लौटेगी? कुछ भी पूछना व्यर्थ था,
पन्ना खिड़की पर खड़ी खड़ी उसे देखती रही। नीली जींस और ग्रे शर्ट में वो नितांत बालिका से दिखती। उद्दंड कली को क्या वो किसी अंकुश में साथ पाएगी? अभी तो वह 17 की भी पूरी नहीं हुई थी। ऐसे जंगली स्वभाव को एक ही व्यक्ति के अनुशासन का कड़ा चाबुक साध सकता था, बड़ी दी। काश बड़ी दी के सम्मुख वह इसे हाथ पैर बांध कर डाल सकती। एक ही गरज से बड़ी दी उसका नशा हिरन कर देती, पर उसका छूटे गांव से अब रिश्ता ही क्या रह गया था। कई बार जी में आता हाथ झाड़ने इस छोकरी से चली जाए जहाँ उसे जाना है। अब बैंक की धनराशि भी दिन पर दिन क्षीण होती चली जा रही थी। रामगढ़ के एक विदेशी परिवार ने उसे अपने साथ अरविंद आश्रम में चलने का वायदा किया था। कई दिनों से जी में आ रहा था कि यह बंगला छोड़ छाड़कर वहीं चली जाए, और फिर कली का क्या होगा। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी हो रही थी, माँ के प्रति उसका अविश्वास बढ़ता जा रहा था। कितनी गोरी थी उसकी माँ, एकदम अंग्रेज, नीली आंखें, सुनहरे बाल और लाल होठ। उसकी सूरत तो माँ से एकदम नहीं मिलती। तो क्या वह अपने पिता पर पड़ गई है? माँ तुम तो इतनी गोरी हो, फिर मैं सांवली कैसे हुई? उसने बहुत पहले ही एक बार रोजी की उपस्थिति में ही पन्ना से पूछा था। सांवली होने पर भी क्या तुम अपनी माँ से कम सुंदर हो? रोजी आंटी ने माँ के वो उत्तर ही नहीं देने दिया था। रोजी आंटी वो वैसे भी फूटी आंखों नहीं देख सकती थी। जब जब बुढ़िया आती, माँ को कुछ न कुछ पट्टी पड़ा जाती। वह कली कहाँ घूमने चली जाती है? इतनी देर तक इसका घूमना ठीक नहीं है। रोज रोज कैसे पिक्चर देखती है? हैदराबाद नहीं जा सकती कली, उसे दिल्ली और आगरा जाना होगा। रोजी आंटी ना होती तो माँ का अनुशासन भी उतना कड़ा नहीं रहता। आज तो वो और भी रात को लौटेगी, मजा चखाएगी माँ को। बड़ी आई हैं, उसके पिता से अलग रहने वाली। कैसे होंगे उसके पिता? क्या पता, खूब बड़े अफसर हों। द्वार पर शायद नई फिएट खड़ी रहती होगी। विवियन के पापा की भांति शायद शिकार के भी शौकीन हो। उसकी सूरत माँ से नहीं मिलती तो निश्चय ही अपने पिता से मिलती होगी। तब तो उसके पापा निश्चय ही सुंदर होंगे। ऐसे सुंदर पिता को भला माँ ने क्यों छोड़ दिया होगा? निश्चय ही दाल भात में मुसलचंद बनी खूसट रोजी आंटी ने ही झगड़ा करवाया होगा। खुद तो बुढ़िया कोड़ियों के बीच में रहती है। जब जब रोजी आंटी उसके गालों को चूमती, वह गुसल खाने में बाकर रगड़ रगड़ कर गाल धोती। पता नहीं बुढ़िया कब उसे भी इन्फेक्शन दे डाले। उस दिन कली मन भर कर इधर उधर डोलती रही। पहले किस्ती में बैठकर खूब देर तक तल्ली ताल में मल्ली ताल की सैर की। ताल के पानी में हाथ डाल डालकर पंक्तिबद्ध तैरती पत्थरों को डरा कर दूर भगा दिया। फिर ठोंगा भर मूंगफलियाँ खाकर बेंच पर बैठ गई। अंधेरा गिराया तो घोड़ा लेकर घर को चली। घर पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज गए थे। चिंता तो पन्ना बरामदे में खड़ी थी। कली कितनी रात कर दी बेटी? अभी 3 दिन पहले माली की बदी गाय को खूटे से खोदकर आदमपुर खींच कर ले गया था। तुम भूल जाती हो माँ, मैं किसी खूटे से नहीं बंधी हूँ। मुझे खाने वाला आदमखोर अभी पैदा नहीं हुआ। और वह दड़दड़ाती अपने कमरे में चली गई। खाना नहीं खाओगी कली? नहीं, मुझे भूख नहीं है। फ्लैट जाने पर मैं क्या आज तक कभी बिना चाट खाए लौटी हूँ? पन्ना ने खाना ढककर रख दिया और भूखी सो गई। जिस अनाथ बालिका को अपने स्नेहपूर्ण वात्सल्य से एक दिन अपना बनाकर अपने अभिशप्त जीवन की समस्त व्याख्या को भूलने का स्वप्न देखती आई थी, उसकी मृत तृष्णा अब उसे और नहीं छल सकती थी। पराये रक्त मांस से बनी देह भी सदा पराई ही रहती है। यह कटु सत्य अब कंठ तले घुटकना ही होगा। प्रकृति से विरोध संभव है, पर उसे संपूर्ण रूप से पराजित नहीं किया जा सकता। कली यदि उसकी सगी बेटी होती तो क्या ऐसी हृदयहीनता से कमरा बंद कर अकेली ही सो जाती? क्या उसके घर रहने पर पन्ना कभी अकेली खाने के मेज पर बैठी है? कली उद्दंड थी। बाड़ी सेन के प्रारंभिक लाड दुलार ने उसे बचपन में ही सिर चढ़ा दिया था, पर ऐसी रुखी तो वह नहीं थी। या उम्र ही ऐसी होती है पन्ना, स्वयं ठीक हो जाएगी, रोजी कहती रहती। पर पन्ना उसके लाख समझाने पर ही आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। उस रात पन्ना बेचैन करवटें बदलती रही। कैसी मूर्खता कर बैठी थी वह। उसी दिन झाड़ कर क्यों नहीं लौट आई? उस एकांत बंगले में उसके विस्मृत प्रेमी की स्मृति उसे रह रहकर दग्ध कर उठती थी। विद्युत रंजन अब मिनिस्टर ही नहीं, लक्षाधिपति भी बन गया था। यह वह अखबारों में पढ़ती रहती थी। कैसे अब विरोधी दल के सदस्य उसकी देश काल के नाम पर कमाई की गई अटूट धनराशि पर थोड़ी थोड़ी करते। विधानसभा के प्रश्नों की बमबारी से उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। पन्ना पढ़ पढ़कर मन ही मन चिंतित भी होती थी। अब तक वो अपनी सरकार को टैक्स न देकर छल कपट की चिकन गिन्नियाँ खिलाता गया था, पर अब विरोधी पक्ष का पाया मजबूत होकर उसकी छाती में धंसा जा रहा था। जिस सद्दर की टोपी ने उसे कभी बिना ताज का बादशाह बना दिया था, वही अब पत्थर की शिला बनी उसे धरातल में धंसा रही थी। पन्ना अखबार का एक एक पन्ना चाट लेती थी।
जिसे वह अपने सुख के क्षणों में नहीं सुमिर सका, उस पन्ना को वो क्या अपने दुर्भाग्य के क्षणों में कभी याद करता होगा? क्या पीली कोठी में बिताए गए भाव भीने रंगीन दिवसों की स्मृति उसे कभी विह्वल करती होगी? पर पन्ना जितनी अच्छी तरह उस व्यक्ति को जानती थी, शायद स्वयं उसकी पत्नी भी उसे उस अंतरंगता से नहीं जानती होगी। दुर्भाग्य की वह व्यक्ति पूरी शक्ति से पीछे ढकेला जा सकता था। आज यह कली न होती तो शायद एक बार फिर उस मोहक व्यक्तित्व के मुंह पास में बधी गई होती, और वो भी क्या उसे एक बार देख लेने पर शायद में छोड़ पाता। इतने वर्षों में भी पन्ना 19 में 20 बार ही बदली थी। जिन चिकने घने बालों को यत्न से पंक्तियां बना बनाकर कनिंग पिंस में दबा कर रखती थी, अब उनमें स्वयं ही स्वाभाविक पंक्तियां बनाई थीं। वॉर बॉय को पहाड़ के एकांतवास ने और निखार दिया था। नीली आंखों में गहरे विषाद की रेखा उभर आई थी। वो कभी नीचे घूमने उतरती तो लोग मुंह मुड़कर देखने लगते, लगता कोई मेमी साड़ी पहनकर घूम रही है। कभी कभी पन्ना के जी में आता हुआ कली को कह दे कि उसका पिता फला मंत्री है। फिर क्या वो कली को नहीं जानती? गर्दन पर सवार होकर वो पिता का सारा मंत्रित्व तो निकाल देगी। पर क्या वो स्वयं ऐसा कर सकती थी? बड़ी रात तक पन्ना सो नहीं पाई। सुबह आंखें खुली तो दिन चढ़ाया। वह हड़बड़ाकर उठी। कली को बेड टीप का अभ्यास था। वो मेज पर स्टोव धरा रहता था। एक प्याला चाय बनाकर पन्ना नित्य उसके सिरहाने धराती थी। आज वो गई तो कमरे में कोई नहीं था। मेज पर धरा बेड लैंप को शायद जानबूझकर ही जलता छोड़ गई थी, ताकि माँ की दृष्टि उसमें दबे पत्र पर पड़ सके। कली के गोल गोल अक्षरों में लिखी चिट पन्ना ने उठा ली। माँ, मैं दिन भर के लिए नीचे जा रही हूँ। मुझे मेरी एक दोस्त ने लंच पर बुलाया है। तुम सो रही थी, फिर कल रात में बड़ी देर तक तुम्हारे कमरे की जलती बत्ती देख रही थी। मैंने इसी से तुम्हें नहीं जगाया। मैं रात तक लौटूंगी। कली कली को घर आए 1 महीना हो चला था, और इस बीच उसके ऐसे नित्य के निरर्थक आदेश पढ़कर निःशब्द ग्रहण करने की कन्या व्यस्त हो चुकी थी। अकेले ही खाना खाकर वो बरामदे में कुर्सी डालकर अखबार पढ़ने लगी। महीने का आखिरी शनिवार था। दोपहर की बस से रोजी भी आती ही होगी, और उसके आने पर वह आज कली के उद्दंड स्वतंत्रता प्रेमी स्वभाव के विषय में सब कुछ कह देगी। यह भी अच्छा है कि कली स्वयं ही दिन भर के लिए बाहर चली गई है। उस चतुरा छोकरी का क्या कुछ ठिकाना रहता? कब किस दीवार पर लगी बातें सुन रही हो, पता नहीं चलता। अचानक अखबार पढ़ते पन्ना का चेहरा पड़ गया। नहीं, इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। उसने कई बार पढ़ा। जितनी बार वो पढ़ती उतनी बार उस व्यक्ति का सुदर्शन चेहरा जैसे हंसता मुस्कुराता सामने आ जाता। हाँ जी हाँ, मैं ही हूँ। कौन ठहर सकता है यहाँ पर? आकर देख लो ना। राजभवन के सम्मानित अतिथियों की सूची में प्रथम 2 नाम तीखे बालों की बात पन्ना के हृदय में धस गए। श्री एवं श्रीमती विद्युत रंजन मजुमदार। आज इतने वर्षों का प्रतिशोध ले सकती थी। कली का हाथ पकड़कर वह आज राज्यपाल के दरबार में अपनी 17 वर्ष पुरानी फरियाद की फाइल खोलकर रख देगी। वो संभालो अपनी धरोहर। रोज हम मुझसे पूछती थी मेरा पिता कौन है माँ, और आज ईश्वर ने स्वयं ही तुम्हें यहाँ भेज दिया। कैसा चेहरा बनेगा दोनों का। 4 बजे तक कली आएगी। क्यों न उसके आने के पहले ही एक बार रंजन को फोन पर बात कर लूँ। उत्तेजना से पन्ना का सर्वांग काँप रहा था। फोन पर बात करने में तो कोई दोष नहीं था। बंगले में था ही कौन जो उनकी बातें सुन सकता था। हेलो, उसने अपने उत्तेजित कंठस्वर को यथाशक्ति संयत करने की चेष्टा की, फिर भी उसकी आवाज़ काँप गई। मैं क्या विद्युत रंजन मजुमदार से बात कर सकती हूँ?